अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीबीएस। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आज हमारे साथ है हमारे दोस्त अम्मार खान, जो सीटेक कंपनी के ऑनर और सीटीओ भी हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्मार भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अम्मार भाई, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक कोडर को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कोडर बनने के लिए, और कितना टाइम लगेगा एक कोडर बनने के लिए, ये प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो कोडिंग करनी है वो किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। ओके। क्योंकि बेसिकली प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं। मैं अगर एक कोडर बनना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे बेसिक स्किल्स आनी चाहिए कि हम कोडिंग कैसे करते हैं। बेसिकली कोड है क्या? कोड एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम करता क्या है कि हम कंप्यूटर को ये समझाते हैं कि बेसिकली हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ओके। और कोडिंग भी बेसिकली इसी हवाले से हम अपना एल्गोरिथम लिखते हैं। सही। कोड के मतलब इट इज़ बेसिकली द जीरोज एंड वंस टास्क। जस्ट लाइक मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कोडिंग एक प्लेटफॉर्म है। मतलब जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई भी कोड लिखना है तो उसका एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। सही है। अब उसी हवाले से अब जो भी सॉफ्टवेयर होगा, अब उस सॉफ्टवेयर के हवाले से जो भी टास्क परफॉर्म होंगे वो 1 बाय 1 होते रहते हैं। ठीक है। अब आ जाएं कि कोडर बनना कैसे है। तो कोडर बनने के हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप किस चीज़ में कोडिंग करना चाह रहे हैं। ओके। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर, जस्ट लाइक के वेब का प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है। सही है। और मतलब ये वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के डेवलपमेंट, ये अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे मतलब कोडिंग्स होती हैं। अब वेब का बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है, मैट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके। इसी तरह एक आपने देखा होगा विंडोज़ एप्लीकेशंस भी होती हैं जो बेसिकली डिज़ाइन होती हैं ASP.NET वगैरह पे भी। ओके। तो वो भी बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म। ओके। लेकिन बेसिकली ये सारा इसका जो डाटा और ये सारी जो चीज़ें स्टोरेज हो रही होती हैं वो उनके अपने सर्वर्स पे हो रही होती हैं। ओके। जैसे कि जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, आप जानते ही होंगे, तो उनके अंदर अगर 100 एम्प्लॉई हैं तो उनका डेटा रखना तो आसान है, लेकिन अगर उधर मतलब कोई बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डेटा रखना पड़ता है। तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, या फिर ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, जो पूरा इंटरनेट पे डेटा है हमारा वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ये कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली इनके अपने जो बेसिकली जो बड़े सेक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक के ऑफिसेस वगैरह हो गए जी, या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, तो इनके इंटरनल सर्वर्स होते हैं। ओके। वो बेसिकली अपना जो डाटा होता है वो कहीं शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग जब भी वेब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्लाउड सर्वर पे कर रहे होते हैं। तो हमारा सारा डाटा क्लाउड पे जा रहा होता है। ठीक है, ताकि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली जो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन हम लोग जो जितना भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो सारा क्लाउड पे होता है। हम सारा डाटा अपना ऑनलाइन इस वजह से करते हैं क्योंकि वो बेसिकली हम लोग की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़र जो होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर सकता है ऑब्वियसली। तो बेसिकली उसका जो डाटा अगर उसको हमें शो करवाना है तो हमें वो कहीं रखना ऐसी जगह पड़ेगा जहाँ पे वो इजीली एक्सेस कर सके। मकसद ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाले जो लोग हैं ये डेटा को एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी प्राइवेसी की, कि जो है आपकी चीज़ यहाँ पे स्टोर है और सही रहेगी, सिक्योरिटी आपकी ब्रीच ना हो और आपका डाटा हैक ना हो। तो इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अहम है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ एक आपने सुना होगा साइबर सिक्योरिटी। जी जी जी, उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इन है अभी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी वहाँ डाटा की कोई गारंटी नहीं है ऑब्वियसली कि हैक हो सके। बहुत सारे लोगों का ये प्राइवेसी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि फेसबुक पे भी और बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि वो लोगों को प्राइवेसी इश्यूज बहुत है कि भाई एक सर्वर है किसी के पास, जाहिर सी बात है ये एक जो है सेंट्रलाइज्ड जो है ऐप है, तो जाहिर सी बात है उसका किसी के पास जो है सर्वर है और उसको सब कुछ पता चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखें, बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने कोई चीज़ भी अपनी अपलोड कर दी इंटरनेट पे, ठीक है, तो वो चीज़ सेव नहीं है।
मेरी नज़र में, क्योंकि बेसिकली देखें अगर आप फेसबुक पे भी अपना किसी से चैट करते हो या व्हाट्सएप पे किसी से भी चैट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं हो सकती चैट, ठीक है, चैट रिकवर हो सकती है। कैसे हो सकती है? बेसिकली अगर हम चैट को डिलीट भी करें, ये याद रखेगा कि कभी भी अगर एक चीज़ आपने अपलोड कर दी तो वो व्हाट्सएप की हिस्ट्री में आ गई है, ठीक है। और व्हाट्सएप की हिस्ट्री में बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर व्हाट्सएप की हिस्ट्री में एक दफ़ा चीज़ आ जाए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन कैसे होगी वो बेसिकली आपको पूरी सपोर्ट टीम से बात करनी होगी व्हाट्सएप के चैट पे, क्योंकि अगर आपने कहीं का भी, क्योंकि बेसिकली व्हाट्सएप का चैट का एक बैकअप बनता है जो आप सबका बनता होगा, और वो कुछ उसका टाइम होता है 2 बजे का। आपने देखा होगा कि वो एक चैट बैकअप ऑप्शन हो रहा होता है, वो 100% जब होता है जब आपका वो बेसिकली क्लाउड पे आपकी सारी चैट का डाटा भेज रहा होता है। एक और चीज़ होती है, आपने जब भी आपका व्हाट्सअप होगा वो आपसे एक चीज़ पूछेगा कि आपका जो बैकअप है वो कितने घंटे बाद उसका बैकअप होना चाहिए। अगर आप उसको कर भी देते हो ना, आपने देखा होगा एक ऑप्शन आता है कि कभी भी मेरा बैकअप अपलोड ना हो इसके अंदर, सही है, एक होता है एक ऑप्शन, तो लेकिन फिर भी वो बैकअप बनाता है, ये आप नोट करेगा, ठीक है। और वो बैकअप बेसिकली बाज़ाहिर तो क्लाउड पे नहीं जा रहा होता, जो आपकी जो जीमेल होती है उस पर तो नहीं जाता सारा रिकॉर्ड, लेकिन वो जो हिस्ट्री होती है वो व्हाट्सएप के पास जाती है। व्हाट्सएप वाले जो उनका डाटा का डाउनलोड, जहाँ पे आप बता रहे हैं ना कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग, जो व्हाट्सएप का भी एक क्लाउड है, तो वहाँ पे वो सेव हो रहा होता है। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर FIA वालों ने यहाँ पे बेसिकली उसी की मदद से, डाटा सेंटर्स की मदद से, बहुत सारे यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स, उनको पकड़ा दिया इस वजह से। तो ये मतलब बेसिकली, लेकिन फिर वो हाई प्रोफेशनल पे होते हैं, उनको आपको रीज़न देना पड़ेगा कि कैसे मेरी व्हाट्सएप की चैट रिट्रीव होगी और इस तरह का मतलब सिनेरियो। समझ गया, मकसद ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बात कुछ ऐसी थी कि कोडर कैसे बनता जाता है बंदा, हम कहाँ से कहाँ चलेगा, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि कोडर अगर आपको अच्छा बनना है तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम्स अच्छे लिखने आने चाहिए। कि अगर आपका एल्गोरिथम्स अगर आप अच्छे हैं उसमें, और आप जानते हैं कि आपको टास्क कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि आपको अगला टास्क कैसे परफॉर्म करना है, तो आपको कंप्यूटर को समझाना है कि पहला टास्क हमारा ये होगा, दूसरा टास्क हमारा ये होगा, फिर तीसरा टास्क हमारा ये होगा। तो आपका जो कोड होगा पूरा एल्गोरिथम। अच्छा, तो एल्गोरिथम तो है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक नया कोडर आए, मतलब वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट वो सीख रहा है, तो उसको फ्रंट एंड से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड थोड़ा सा मतलब यह है कि ईजी कहा जाता है कि ईजी है। देखें बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा मिसाल दूं कि फ्रंट एंड होता क्या है। सबसे पहले जी, क्योंकि हम बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी से जो हमारे व्यूअर्स भी हैं वो भी जानना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज में आके ना बंदा फंस जाता है कि जो नया शुरुआत करता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि फ्रंट एंड आपको समझ में आ जाएगा इस तरह। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया एक क्लाइंट का। अब वो जब प्रोजेक्ट हो रहा था तो बेसिकली उसके बैकएंड की फंक्शनैलिटीज़ इतनी डिफ़िकल्टीज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा। 2 से 2.5 महीने हमें लगे काम करने में। सही। और बज़ाहिर जो फ्रंट एंड था वो उससे बामुश्किल 2 पेजेस का था, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो तकरीबन आप समझ लो 100 to 150 उसकी फंक्शनैलिटीज़ थी मौजूद वहाँ पर। लेकिन हुआ कुछ क्यों कि जब हमने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया जी, तो आपको पता है क्लाइंट होता है नॉन टेक्निकल। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं, वो आपसे भी ज़्यादा आपकी बात समझ जाते हैं कि कितनी देर हो रही है या क्या हो रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उसको जो काम कराना है ना उसको वही काम चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, फिर वो समझ पाएगा ना भाई मैं ये काम करने में देर लगने वाली है, तो वो आपको काम दे रहा है। वरना अगर उसको काम कराना नहीं होगा तो वो आपको पे क्यों करेगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली ये चीज़ है, लेकिन वो नॉन टेक्निकल था। अब उसको सिर्फ यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा था, क्योंकि फ्रंट एंड बेसिकली यूज़र इंटरफेस के लिए होता है कि उसका इंटरफेस कैसा आ रहा होगा, उसकी जो सारी चीज़ें होंगी किस तरह मतलब मैनेज हो रही होंगी। तो उसको बैक एंड इतना नज़र नहीं आया। वो बड़ा खुश, हालांकि वो फ्रंट एंड यकीन करें से 2 पेज का था, उसको वो बहुत अच्छा लगा। बज़ाहिर जो हमने जो असल मेहनत की थी वो मेहनत की थी हमने। फ्रंट एंड जो है वो कह लें कि भैया जो
हमारे सामने चीजें जैसे बटन कहाँ है, जो कलर्स सामने आपके दिख रहा है, जो मतलब यूट्यूब पे हमारे जो अभी चैनल चल रहा है, जो सामने जो हम आ रहा है वो फ्रंट एंड, और बैक एंड जो है वो एक्चुअली कह लें कि अगर घर है तो घर के जो पीछे से पाइपलाइन जा रही है और जो तारें जा रही हैं वायर का भी मैं आपको ही बताऊं, जैसे यूट्यूब का आपका इंटरफेस आ रहा होता है, इंटरफेस पे सारी वीडियोस आपकी शो हो रही होती हैं, लेकिन वो वीडियोस किस तरह आ रही हैं, किस तरह लिस्टिंग उसकी हो रही है, किस तरह उसकी जो वीडियोस जो आपके शो हो रही हैं वो किस तरह हो रही है, मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, वो बैकएंड से हो रहा है सब। और आप वीडियो को कोई प्ले करते हो, वो बैकएंड की वजह से होता है कि वीडियो ओपन हो जाती है, फिर वीडियो को पॉज करते हो, फिर वीडियो को दोबारा ओपन करते हो, फिर उसको फॉरवर्ड करते हो, ये सब बैकएंड के ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये सब पीछे से बैकएंड फंक्शनैलिटी करता है। तो हमें फ्रंट एंड सीखने में कितना टाइम लगता है मकसद? देखिए, फ्रंट एंड का बेसिकली बेसिक एक डेवलपर बनना, एक बेसिक फ्रंट एंड का करना, तो 6 मंथ्स के अंदर बंदा मतलब तैयार हो जाता है, 6 महीनों में। अच्छा, अगर आप पढ़ाएं तो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? मैं देखें बेसिकली सीखने वाला तो 1 महीने या 2 महीने में सीख जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कैच कर रहा है चीज़ों को। फ्रंट एंड के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट? देखिए बेसिकली लैंग्वेजेस मतलब अगर हम वेब की बात करते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैं वेब की अगर बात करूँ तो वेब में हमें HTML और CSS, क्योंकि HTML क्या है, बेसिकली HTML आपका स्ट्रक्चर बनाती है, CSS ब्यूटीफाई करती है, तो और जावास्क्रिप्ट ये बताती है कि काम क्या होगा। एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे वेब प्रोग्रामिंग में। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो यकीन करें हमारी वेब प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जैसे बिरयानी के अंदर से आपने आलू और चिकन वगैरह निकाला, तो जावास्क्रिप्ट का रोल बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की वजह से हम एजेक्स को परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे बटन करके करेगा कि ये बटन मैंने दबाया तो ये करेगा क्या, वो जावास्क्रिप्ट का रोल है इसमें। यस, मतलब आप ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट एक परफॉर्म एक्शन करती है। अब वो किसी भी एनिमेशंस के हवाले से भी हो सकता है, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, बैक एंड की बात नहीं कर रहा अभी आपसे। एनिमेशन के हवाले से भी हो सकती है। बेसिकली लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए, ठीक है, जो फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करता है। अब वो स्लाइडर्स होते हैं उसमें, और पोस्टर्स होते हैं, उसको किस तरह मूव करना है, किस तरह मतलब उसको फेसेस में मतलब उसको कन्वर्ट करना है, तो वो बेसिकली डेवलपर जावास्क्रिप्ट इस वजह से फ्रंट एंड वाला यूज़ करता है। तो फ्रंट एंड एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए ये है कि आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें, रोज़ाना कोड लिखें, और अच्छे वेब जो टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब कोई आपको ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, आपको मॉकअप बना के दे देता है, उस मॉकअप को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा वेब फ्रंट एंड का डेवलपर बनना है तो आप रोज़ाना PhD एक उठाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। PhD क्या होता है ये बताना चाहिए? फोटोशॉप की बेसिकली जो बेसिक डिज़ाइन बनता है। मकसद 3-4 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, शायद ये पोर्टफोलियो होता है एक, और जो है क्लोन्स होते हैं, और इन सब के बारे में भी अगर आप बताना चाहिए तो लाइक एक फ्रंट एंड के लिए शुरू में जो है ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट्स शायद। देखिए बेसिकली फ्रंट एंड का मेन मकसद ये होगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट्स इस तरह बनाएंगे ना, जैसे मैंने आपको दिया कि PhD को कन्वर्ट करेंगे एक वेब पेज के अंदर, तो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो वैसे ही तैयार हो रहा है। तो आप जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे आपका पोर्टफोलियो तैयार होता रहेगा। जिस तरह एक मिसाल के तौर पर अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर का सबसे बेस्ट वे है पोर्टफोलियो बनाने का बिहांस पे, उसके सारे जो प्रोजेक्ट्स लाइव होते हैं वो बिहांस पे होते हैं। इसी तरह जो वेब का जो डेवलपर होता है, जो फ्रंट एंड का डेवलपर होता है, वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज कर सकता है, अपनी एक वेबसाइट बना के अपना बाकायदा पूरा पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखा सकता है। क्योंकि देखें, जब भी आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए होता है तो क्लाइंट आपसे पहला जो उसकी डिमांड होगी वो पोर्टफोलियो की होगी कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। तो पोर्टफोलियो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट करना है। अच्छा, मैं ये बात भी है कि जैसे फेसबुक है या फिर और दूसरी ऐप्स है, उनका जो है मतलब उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के जो है वो रखा हुआ होता है, तो आप उसको भी जो है सीख सकते हो, बना उसके जैसा मतलब बना सकते हो, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म 3-4 साल में जाके बना, तो आप बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हो अभी फेसबुक को बनाना। नहीं, ऐसा नहीं होता।
स्टार्ट मतलब जो भी मतलब बिगनर होता है वो स्टार्ट लेता है छोटे छोटे पेजेस से। वो एक पेज की बना लेगा वेब टेम्पलेट जो होता है, वेब टेम्पलेट उसको दे देते हैं, मतलब जस्ट लाइक उसको मॉकअप्स प्रोवाइड करते हैं 5 पेजेस का, एक पूरी वेबसाइट बन जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज की वेबसाइट होती है 5 पेजेस की, जिसमें होम होता है, जिसमें अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है और साथ साथ उसमें सर्विसेज का एक पेज डाल देते हैं। तो ये 4-5 पेजेस की वेबसाइट होती है। तो इससे स्टार्टअप लेता है एक फ्रंट एंड का डेवलपर, उसके बाद वो मज़ीद ऊपर जाता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी नंबर ऑफ प्रैक्टिस होती होगी उसकी उतना वो ऊपर चला जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं होता जो फ्रंट एंड का डेवलपर अगर बहुत अच्छा डेवलपर होता है ना, वो बेसिकली सिर्फ मॉकअप को देखता है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसकी बनाता है। वो बिल्कुल कोशिश करता है कि मैं उसको मतलब बेसिकली बिल्कुल सेम टू सेम बनाऊं, सिमिलर, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कि उसमें कुछ पिक्सल्स का मतलब कोई डिफरेंस आ रहा हो, तो 20px या 30px इस तरह कोई डिफरेंस। वो बिल्कुल हाइट भी वैसी रखेगा, उसके px भी वैसी रखेगा, हर चीज़ वैसी रखता है फिर। अच्छा, तो ये तो फ्रंट एंड है। अब बैक एंड पे हम आते हैं। बैक एंड में क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी लैंग्वेजेस ज़रूरी है? सुना है कि बैक एंड ज़्यादा मुश्किल है, मतलब फ्रंट एंड। बैक एंड एक पूरी दुनिया है। और आप भी बैक एंड ही है? जी, मैं फुल स्टैक हूँ। अच्छा, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना ये चाह रहा हूँ कि बैक एंड और फ्रंट एंड में फ़र्क क्या है। फ्रंट एंड में बेसिकली यूज़र इंटरफेस, मैंने आपको बताया है कि वो यूज़र से इंटरेक्शन होती है, मतलब जो सामने के तौर पे मतलब यूज़र को दिख रहा होता है। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी इमेज मुझे दिख रही है, लेकिन आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग अगर हुई हुई है कंप्यूटर के तौर पे बात करना चाहूँ, तो वो मुझे नहीं दिखेगा यूज़र को जब तक मैं उसको टेस्ट नहीं करूँगा, उसकी पर्सनैलिटीज़ मुझे वो तो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहूँगा। जी आगे चले, आगे बताएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली जो बैकएंड डेवलपर, बैकएंड का स्कोप बहुत बड़ा बहुत डीप है। बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जस्ट लाइक कि अगर हम वेब की बात कर लेते हैं तो वेब में PHP आती है, आपकी ASP.NET आती है। आप अगर बेसिकली मन साइट पे जाना चाहें तो उसमें Node.js हो जाएगी, और आगे चलना चाहें तो बहुत मतलब AI से रिलेटेड जाएं तो पाइथन हो जाएगी। तो बेसिकली बहुत लैंग्वेजेस हैं, जो डिपेंड करता है कि मतलब जो कोडर है वो किस मतलब फील्ड में जाना चाह रहा है। बेसिकली मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता दूं, मैं PHP में कोडिंग कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर्स से, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अराउंड 200+ प्रोजेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं PHP में। और PHP में बेसिकली ये है कि काफ़ी मतलब डीप हम लोग जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट हम फ्रेमवर्क्स में काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटर, लारावेल वगैरह में हम दोनों पे कर रहे हैं काम। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हम लोग ने काम कर लिया PHP पे। अच्छा, तो ये जो बैक एंड होता है इसमें APIs भी होती हैं, तो कुछ APIs के बारे में आप बताना चाहिए। देखिए, APIs से रिलेटेड ये है चीज़ कि APIs होती क्या है जी, ये कनेक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर का आपस में जो इंटीग्रेशन कनेक्शन हम लोग बनाते हैं वो APIs की तरह बनाते हैं। तो वो बेसिकली क्या करती है, मैं एक APIs की आपको कैसे मिसाल दूं कि एक आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट के ऊपर जब आप किसी भी शेफ़ को ऑर्डर देते हैं तो शेफ़ का ऑर्डर वो बेसिकली किचन में लेके जाता है, सही, ठीक है, और वो किचन का ऑर्डर बेसिकली जो आपने ऑर्डर दिया है वो डाटा आपको उठाया और वो किचन में जाके उसने शेफ़ को दे दिया बनाने के लिए, जो वेटर होता है। बेसिकली वेटर जो काम कर रहा है वो APIs का काम कर रहा है। तो APIs की हम मिसाल ऐसी ले सकते हैं। APIs का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर एक कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर भी चलें एक मिसाल ले लें वेबसाइट की, क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी चीज़। एक वेबसाइट की मिसाल लेते हैं। वेबसाइट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक विजेट भी चाहिए होता है जिसमें आप कनेक्शन करें अपने चैट का, एक आपने देखा होगा छोटा सा विजेट होता है। उस विजेट को आप अगर आप कनेक्ट करेंगे अपने पीपल्स के साथ तो वो आपकी डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाते हैं आपके व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, जो भी आपने विजेट लगाया हुआ होगा। तो विजेट भी वो जो बना हुआ होता है वो बेसिकली थर्ड पार्टी से आ रहा होता है, वो API होता है। वो API के मतलब एक सिक्योरिटी पर्पस है API, जो मिडिल मैन सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से तो मैं बात नहीं करूँगा, बस ये जस्ट लाइक अ इंटरेक्शन बिटवीन वन पार्टी टू अनदर पार्टी है। तो ये API का कॉन्सेप्ट। और फुल स्टैक आपने कहा कि आप फुल स्टैक, फुल स्टैक तक का सफ़र जो है वो कितने दिनों में
तय हो जाता मुझे है। बहुत टाइम लगा स्टार्टिंग में, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त तो मैं बेसिकली हल्की फुल्की फ्रंट एंड पे प्रोग्रामिंग करता था। ओके। फिर हल्का हल्का जब शौक चढ़ा, सी सीखी, C++ सीखी, फिर जावा सीखी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कोडिंग में इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने एक दफ़ा जब देखा कि मेरा एक दोस्त ही था, वो उसने यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ एक सही। क्लाइंट को सेल की अपनी वेबसाइट, मैं साथ ही था उस वक्त, उसने 25,000 की वो वेबसाइट सेल की, ई कॉमर्स की, B2C भी। तो जब की तो मैं बड़ा खुश हुआ, और वो सारी उसने टोटली PHP कोर पे बनाई हुई थी। PHP कोर मतलब बेसिकली एक हार्ड कोर मतलब प्रोग्रामिंग है, मतलब PHP कोर मतलब PHP भी लिख रहे हैं, मतलब कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं हो रहा उसमें। तो बेसिकली जो PHP लैंग्वेज होती है वो आप सडनली आप ये समझ लें कि स्टार्ट जो बंदा करता है PHP को, वो PHP कोर से करता है। तो PHP कोर में थी वो पूरी वेबसाइट ना। तो उसने एक फ्रीलांस एक प्लेटफॉर्म होता है freelancer.com, उसने वहाँ से कोई क्लाइंट था उसका, उसने 25,000 की वहाँ सेल किया। उस वक्त 25,000 आप समझ लो अभी के 1 लाख। मतलब आपको फिर अट्रैक्शन दिखी कि वो मतलब मैं उस वक्त समझा कि यार उसने उन्हीं पैसों से यकीन कर अपने सेमेस्टर की यही मैं चाहता हूँ। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि कैसे जो है मकसद ये सब हो रहा है, लेकिन वो सवालात कुछ आगे हैं। अभी हम जो है आगे चलना चाहेंगे। एक नई चीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है, और इंटरनेट पे ही बहुत फ्लॉरिश हो रही है, AI के नाम से। तो AI जो है वो क्या चीज़ है, और वो कैसे लोगों की जॉब्स खा जाएगी, और कैसे जो है वो पूरे लोगों का जो है मकसद नुकसान करेगी, कंपनीज़ को बंद करा दी, कैसे ये सब होगा, या उसके फ़ायदे क्या हैं, या लोगों के लिए नई जॉब्स आएंगी, तो क्या होगा इसमें, क्या है आगे? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोग बात करना चाह रहे हैं आप AI से रिलेटेड। तो बेसिकली AI है क्या? सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रही है? सबसे हमारा मेन टॉपिक ये होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आगे क्या करेगी, अभी प्रेजेंट में क्या कर रही है, पास्ट में क्या करते हैं। आइए 1993 में एक बिल गेट्स ने इंटरव्यू दिया था एक लाइव शो के अंदर। उसने बेसिकली इंटरनेट के बारे में बताना शुरू किया था लोगों को कि बेसिकली इंटरनेट क्या करेगा, आगे की कितनी इनोवेशंस होंगी इंटरनेट की वजह से। और लिटरली उस शो में सब बिल गेट्स पे हंस रहे थे, सब हंस रहे थे बिल गेट्स पे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो चीज़ है जो आने वाली आएंगी। और बिल्कुल वही हुआ। जब इंटरनेट का दौर आया, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ी, इतनी बढ़ी। जब इंटरनेट का दौर आया, आपको पता है कि कितने हाई लेवल पे एहतजाज हुए। क्यों हुए? क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे मैनुअली अपना रिकॉर्ड लिखते थे ऑफिस वगैरह में, हाथों से लिख रहे होते थे रिकॉर्ड। जब कंप्यूटर आया तो उनकी नौकरियां खा गई। ऑब्वियसली ये तो हुआ है, जब भी कोई नई इनोवेशन आती है तो वो नौकरियां खा जाती है, क्योंकि एक्सेल का ज़माना आ गया। लोग अपने हाथों से बाकायदा पूरा लिखने लगे, वो सारे कंप्यूटर में सेव होने लगी चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन उससे फ़ायदा भी कितना हुआ आप ये देखें। जब इस चीज़ का ज़माना आया तो डिजिटल का ज़माना बढ़ा, और जब डिजिटल का ज़माना हुआ तो बेसिकली इतने सारे लोगों की जॉब्स लगी, जितनी ख़त्म नहीं हुई थी उससे ट्रिपल से ज़्यादा मतलब लोगों की जॉब्स, मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई जॉब्स भी इंट्रोड्यूस। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जॉब्स मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर मैं कहूँ 1 बिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं इंटरनेट की वजह से, इससे भी ज़्यादा, तो आपको बहुत हैरानी होगी। पूरी दुनिया बदल गई यार इंटरनेट की वजह से। तो आप उसको भी समझ लो कि पास का AI ये था, प्रेजेंट का AI क्या है? प्रेजेंट का मुझे लगता है ये 2022 में जो ChatGPT एकदम से फ्लॉरिश हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ChatGPT के बारे में। देखिए ChatGPT ऐसे नहीं बना है। ChatGPT बहुत पहले से, मतलब जस्ट लाइक 8-9 साल पहले से वो लोग काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा OpenAI। OpenAI नहीं बनाया है ChatGPT, OpenAI ने बनाया है। तो बेसिकली इसके जो पीछे से ट्रस्टीज है ना, सबसे बहुत बड़ा ट्रस्टी का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क आपको टेस्ला का मालिक है, आपको पता है ट्विटर का ही मालिक वो हो गया है। तो एलन मस्क ने बेसिकली इसका फंड किया था OpenAI को। एलन मस्क का मैंने एक और सुना है कि उसने कहा कि वी शुड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ AI। अभी उनका एक मतलब मैंने पढ़ा था। देखें मैं एक मिसाल दूं, जो बंदा उस चीज़ में पैसे लगा रहा है और वो इस तरह की बातें करे, क्योंकि आप टेस्ला में देखें, अगर आप टेस्ला आपका कभी जाना हो या किसी भी हमारे दोस्त का जाना हो, तो उसने टोटली AI पे काम किया होगा टेस्ला में। उसके रिवॉर्ड्स आते हैं, रिवॉर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे टोटली। उसने तो अपनी यकीन करें अपनी सारी जितनी भी
जॉब्स हैं वो ह्यूमन की ख़त्म कर दी है, सारा उसकी जो जॉब्स कर रहे हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं। तो अगर इस तरह एलन मस्क ने बात की है तो बहुत ही बेफजूल बात की है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एआई के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, तो चैट जीपीटी का आपने नाम लिया। जी जी। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जिसमें कंटेंट क्रिएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब कंटेंट जो एक सिंपल सा बंदा लिखता था, जो एक आप कंटेंट राइटर जिसको कहते थे जी, ई बुक और ये सब लेटर, उसकी वो जॉब खा गया। अब पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी, अब वो तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं। तौर पे दूं कि एक बंदा जो है वो अगर कंटेंट लिखना चाह रहा है, ठीक है, तो एक वेबसाइट का भी आपको पता है कंटेंट हम कंटेंट राइटिंग वगैरह से लिखवाते हैं एसईओ की वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है, सर्च इंजन। तो उसकी जॉब्स अब बिल्कुल खा चुका है चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी में मैं सिर्फ डिस्क्राइब करूंगा और वो पूरा कंटेंट मुझे दे देगा वेबसाइट का किस तरह। म्यूजिक भी वो मैंने सुना क्रिएट कर रहा है। आप यकीन करें कि चैट जीपीटी पोएम्स लिखता है, चैट जीपीटी गाने लिख देगा, चैट जीपीटी हर चीज़ कर सकता है। तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, लेकिन चैट जीपीटी अगर मैं कोई कोड लिखने को बोलूँ कोड भी लिखेगा, लेकिन बहुत स्मॉल कोड्स लिख सकता है। वो मेरी हेल्प कर सकता है लेकिन वो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। और वो पूरा सॉफ्टवेयर मकसद ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ आ गई कि मकसद उसको एआई को सीखना। समझ ले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। फिलहाल 10 साल के लिए सेव है हम लोग, क्योंकि 10 साल तक तो मुझे कोई ऐसी इनोवेशन नहीं दिखती कि वो पूरी हमारी एप्लीकेशन। लेकिन बोला ये जा रहा है कि हमें जल्द से जल्द जो है एआई को चलाना और एआई को सीख लेना चाहिए, ताकि कहीं वो हमारी भी जॉब नहीं खा जाए। आप यकीन करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो 3D डिज़ाइनिंग होती है। 3D तो 3D डिज़ाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है मिड जर्नी। मिड जर्नी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसका नाम, जो यूज़ करते हैं। मिड जर्नी बेसिकली आप सिर्फ डिस्क्राइब करोगे अपने टेक्स्ट लिख कर और वो पूरी 3D इमेजेस आपको बना के दे देगा, बिल्कुल रियलिस्टिक। वाह, तो बहुत मकसद फ्यूचर ऑफ टेक कह लें। बिल्कुल। अगर हम एक और मैं आपको मिसाल दूँ एआई की, कि अगर जिसको बहुत अच्छा एआई का काम करना है तो वो एआई टूल्स सीखे। सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, अपने कोडर्स को गिटहब कोपायलट देते हैं। गिटहब कोपायलट क्या काम करता है कि आपका बेसिकली जो कोड होता है उसमें आपकी हेल्प लिखता है कि क्या आगे अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आप जो कोड लिख रहे हो उसमें कोई बग है या नहीं है। तो आप ये देखिए एआई से हम लोग कितना सीख रहे हैं। एआई मेरे लिए कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम मकसद अगर हम सीख ले तो हमारे लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। अब हम चलने चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अमर भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। मतलब कैसे हम जो है गलत यूज़ करते हैं इंटरनेट का और क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं वो सब एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सब फ़ायदे हैं। एआई जहाँ से आपने बात की एआई की, उसी तरह आपने बात की कोडिंग की। बहुत फ़ायदे हैं इंटरनेट के। इंटरनेट के फ़ायदे इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। जिस तरह आप पैसा कमा रहे हैं, लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट एक समझ लें रेवोल्यूशन जब ले आया था, जब मैं आपको बता रहा था बिल गेट्स का, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी। इंटरनेट ने किया क्या है, आपको कनेक्ट कर दिया एक दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री को कनेक्ट कर दिया एक तीसरी कंट्री से। मतलब एक पूरा स्पाइडर वेब में एक हमें आपस में, जैसे चिट्ठियाँ बड़ी देर से पहुँचती थी कि भैया राजा को ये बोलना जाके, तो अब जो है पहले कबूतर जाते थे, अब राजा को आराम से बात पहुँच जाती है। अच्छा, तो पहली चीज़ ये थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक इजी कर दिया है सबके लिए आपने थ्रू सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि प्राइवेसी इश्यूज भी बड़े आ गए हैं और इस पे स्कैम्स और जो है जितने एडवांटेजेस हैं इतने डिसएडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आपको तो सबसे बड़ा फैक्टर है पोर्नोग्राफी का, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मतलब आम हो गई है। दूसरी चीज़ ये है प्राइवेसी का, कि आपकी प्राइवेसी नो डाउट अगर हैकर्स हैं अपलोड हो गई ना, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ वो डिलीट नहीं हो सकती। गलती से भी अगर अपलोड हो गई वो डिलीट नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं किसी भी डाटा सेंटर या किसी भी आप समझ लें होस्टिंग समझ लें या सर्वर समझ लें, उसके अंदर वो मौजूद होती है। कोई चीज़ डिलीट नहीं होती। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि हमने हर जगह से डिलीट करा दी। क्योंकि आप ये खुद सोचो ना, आपने अगर एक चीज़ कोई भी वीडियो कोई भी गलती से आपकी यूट्यूब पर डाउनलोड हो गई तो वो मल्टीपल मिनटों के अंदर बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। और यकीन करें इतने सारे टूल्स हैं जो फ्री में टूल्स आते हैं, वो आपकी यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड कर देते हैं।
कोई इतनी बड़ी बात अच्छा, नहीं है कुछ download ऐसी भी साइट्स हैं जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन वो ऑपरेट हो रही होती हैं, और जो है मतलब और एक और भी बहुत चीज़ है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो उस पर भी हम बात कर मैं लेते हैं। समझ रहा हूँ आप बात करना चाह रहे हैं डार्क वेब पे। जी। तो बेसिकली डार्क वेब का हम लोग ऐसी इजीली एक्सेस नहीं कर सकते अपने गूगल क्रोम से, ओके। अपने माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र से, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह से, कहीं से इस तरह एक्सेस नहीं हो सकता। उसके लिए एक पर्टिकुलर एक मेथड होता है जिसको हम लोग टॉर ब्राउज़र कहते हैं। टॉर ब्राउज़र के थ्रू अनियन रूटर्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा डोमेन नेम होता है जो DNS होता है, हम लोग .com या .net कुछ इस तरह की चीज़ें हमारी हो रही होती हैं। लेकिन इसका पर्टिकुलर टॉर ब्राउज़र का एक होता है .onion। तो बेसिकली जो भी वेबसाइट होती है URL के आगे हम .onion लिखते हैं। ओके। मसला ये होता है कि टॉर ब्राउज़र की सबसे एक खासियत आप ये कह लें कि उसकी जो IP एड्रेस होता है ना वो चेंज हो रहा होता है। क्योंकि बेसिकली आपकी जो लोकेशन ट्रेस होती है वो IP एड्रेस के थ्रू होती है। अगर आपको कल को मैं कहूँ कोई FIA वाले आपको पकड़ते हैं, कोई साइबर क्राइम वाले पकड़ते हैं, तो वो बेसिकली आपके IP एड्रेस से पकड़ते हैं। ओके। हैकर जो होते हैं वो अपने IP एड्रेस कहीं और का बताते हैं, चेंज करते रहते हैं अपनी IP एड्रेस को, इस वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती। ओके। टॉर ब्राउज़र ये करता है जब भी वो डार्क वेब की एक्सेस देता है। डार्क वेब में होता क्या है, डार्क वेब में दुनिया के गैर कानूनी काम होते हैं। ओके। उसमें असला ख़रीदना, बच्चों की पोर्नोग्राफी, जिसमें आप रेड रूम्स वगैरह में भी आपने सुना होगा। ओके। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने सुना होगा ज़ैनब कत्ल केस, भी लोग कहते हैं कि इसी हवाले से हुआ था। तो बहुत बुरे काम होते हैं, किसी को मतलब मरवाना है तो मतलब बड़े खतरनाक काम हो रहे हैं। और इसमें जो ट्रेडिंग होती है मैंने सुना है कि वो ये बिटकॉइंस में होती है। वो तो आप यकीन करें कोई क्रिप्टो करेंसी उसमें यूज हो रही है, मनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कभी भी आप अपने अकाउंट से पे नहीं करेंगे। हाँ, टोटली कि सेफ मनी ट्रांजैक्शंस हो रही है। बिल्कुल बिटकॉइन यूज होता है। और बिटकॉइन का आपको पता है कि सिर्फ एक एड्रेस, जब भी आप किसी को अपनी ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन की, तो वो सिर्फ एक एड्रेस पे आप अपना पैसे सेंड कर रहे हो। बिटकॉइन क्या चीज़ है? ये बिटकॉइन के बारे में आप प्लीज बताएं। क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। और वो बेसिकली इसका जो फाउंडर था वो तो पहले तो यकीन करें फाउंडर आ ही नहीं रहा था कि किसने बनाई है बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन देखें बेसिकली अब जो कहा जा रहा है कि आगे के 10 साल में बिटकॉइन पूरी दुनिया में लीगलाइज हो जाएगा। हाँ, मैंने देखा है कि 2022 के बाद जो है 500% कुछ लोग जो है इस इंडस्ट्री में कूद रहे हैं और ये बहुत बढ़ती चली जा रही है। और देखिए बिटकॉइन का बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब इट्स जस्ट लाइक है तो वो वर्चुअल कॉइन, लेकिन लोग इसको प्रिटेंड करते हैं एज अ रियल कॉइन, ये एक रियल करेंसी है हमारी, लेकिन है इथीरियम है वो, लेकिन डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब तो मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर भी निकल गई है क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो उसमें है वो बिटकॉइन है। और मसला ये है कि देखें इसको कंट्रोल कौन कर रहा है पीछे से, आपको नहीं पता। सबसे बड़ा जो उसका डिसएडवांटेज है कि आपको नहीं पता पीछे से कंट्रोलिंग क्या हो रही है बिटकॉइन की। कल को बिटकॉइन एकदम गिर गया, फिर एकदम बढ़ गया, लोग बैठे बैठे करोड़पति हो जाते हैं, बैठे बैठे एकदम से उनका नुकसान हो गया। एक्चुअली ये जो असल में जो है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो ब्लॉक्स में जो है शिफ्ट हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो मुझे जो समझ में आया सिनेरियो इसमें ये कि मैंने आपको बताया कि हम डार्क वेब की बात कर रहे हैं अभी, तो डार्क वेब में ये चीज़ है कि लोग बिटकॉइन में इस वजह से अपनी ट्रेड करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं होता है किसने पे किया, समझ रहे हैं ना। वो सिर्फ एक एड्रेस आता है, जस्ट लाइक कि आपको सिर्फ एड्रेस मिल जाएगा कि भाई इसने ख़रीदा है, और उसकी पूरी एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि भाई ये एड्रेस, और वो एड्रेस हम किसी से शेयर नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ होती है। तो इस वजह से डार्क वेब पे कोई बंदा सामने वाले को भी नहीं पकड़ सकता कि सामने वाला कौन है और वो क्या चीज़ कर रहा है, क्या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। उनको ट्रेस ही नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैंने आप सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई, टॉर ब्राउज़र की। और मैंने सुना है कि इसके लिए इंटरनेट भी बहुत हाई लेवल का चाहिए। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है जो आपको 1 GB से ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, मतलब 1 GB 2 GB तक है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ों में नहीं पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है कि चले इसी के साथ फिर हम नए सवाल की तरफ जाना चाहेंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके लिए ही है कि आप यहाँ तक पहुँचे, आपने जो है C-Tech बनाई, ठीक है, और इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम ज़रूर ये सफ़र जानना चाहेंगे और कैसे आप अर्निंग कर रहे हैं, कैसे आप मतलब पैसे कमा रहे हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और क्या है आपकी स्टोरी, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो इसी चीज़ पे बेस करता है कि
जो है ट्रुथ बिहाइंड सक्सेस, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, तो हमें ज़रूर बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो यकीन करें, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था किस तरह मतलब पैसे कमाते हैं, किस तरह अर्निंग करते हैं, किस तरह। मुझे तो यकीन करें ना अपवर्क का पता था उस वक्त, ना फ्रीलांस का पता था, freelancer.com, ना मुझे फाइवर का पता था, नहीं मुझे PPC ना SEO, कुछ भी नहीं पता था मुझे किस तरह मतलब लीड जनरेट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट की, मैं एक कज़न था मेरा, हमजा नाम है उसका, कज़न है, उसी ने मुझे एक अपनी आईडी freelancer.com पे वो काम करता था, उसने मुझे आईडी दी कि हमारे इस पे काम करो, इस पे मतलब बिट्स, एक आपने पता होगा जो freelancer.com काम करते हैं उनको बिट्स करनी पड़ती है वहाँ पर ना प्रोजेक्ट को लेने के लिए। तो मैं बिट्स करता रहा। अच्छा, वो आईडी कुछ अच्छे उसमें प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे, जस्ट लाइक उसमें 15 से 16 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड थे, जॉब डन थी। तो उसमें ये था कि थोड़ा प्रोफाइल पे अच्छा खासी एक था कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो मैं करता रहा काम। जब मैं सेकंड वीक में दाखिल हुआ ना, तो उसमें मुझे एक लोगों से बात हुई मेरी, उन लोगों ने मुझे जॉब दी। जॉब मतलब इस तरह मिल गई कि आप हमारे साथ जॉब करें, आप इस प्लेटफॉर्म के नहीं करेंगे, हम अलग से एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपसे, जॉब करेंगे। मैं जॉब करता रहा। स्टार्टिंग में मैंने काम किया एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। तो ये जॉब कहाँ थी? ये जॉब बेसिकली इंग्लैंड का एक सॉफ्टवेयर हाउस था। मुझे वो पाउंड्स में पे करते थे, जो मेरी सैलरी थी वो पाउंड्स में भी होती थी। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट की जॉब मुझसे, तो मैं हर मंथली उनका काम करता था। बेसिकली बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके होंगे, WHMCS। ये WHMCS बेसिकली आपका टोटली डिपेंड करता है कि होस्टिंग की बिलिंग, परचेजिंग, सब मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब इनको एक समझ लें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना था जिसमें अपनी होस्टिंग को सेल करना, अपने डोमेन्स को सेल करना, फिर डोमेन्स के साथ अपनी कोई वेब एप्लीकेशन उसके साथ इंटीग्रेट करके आगे देना, ये काम था। ये मैं करता रहा। 8 से 9 महीने मैं इसी में करता है। अच्छा, ये वर्डप्रेस पे बनना था। वर्डप्रेस जो लोग जानते हैं कि बेसिकली PHP का एक CMS होता है, उसको वर्डप्रेस कहते हैं। तो बेसिकली CMS प्लेटफॉर्म है, तो उसी पे मैं काम करता है एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। उसी में आप जो मुझसे कह रहे थे ना APIs का कॉन्सेप्ट, तो सारा APIs के थ्रू मैंने WHMCS की APIs यूज़ करके वो प्लेटफॉर्म बनाया। करता रहा। तो मुझे एंड में उनकी एक स्ट्रैटेजी पता चली कि वो इतना मुझे पे नहीं कर रहे थे। पे जस्ट लाइक मुझे उस वक्त कर रहे थे वो 250 पाउंड्स। ठीक है। तो जस्ट लाइक उस ज़माने में बनते थे कुछ समझ लें 35 to 40,000 रुपीज़ जस्ट ओनली, मतलब 40,000 रुपीज़ से आप समझ लें मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी 40,000 रुपये से। और मैं उनको जो काम करके दे रहा था, लिटरली जब उन्होंने अपनी जो मेरे काम से जो फ़ायदा उठाया ना, उसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो 80 लाख to 90 लाख रुपीज़ थी। जब मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने उसी वक्त रिज़ाइन दे दिया। मैंने बोला नहीं, अब मुझे नहीं करना, मैं रुक गया। फिर मैंने एक मेरे पार्टनर हैं मिस्टर जैन रज़ा मर्चेंट, वो मेरी कंपनी के आप समझ लें वो भी CTO हैं और काफ़ी हेड है हमारी प्रोग्रामिंग के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कह लें हम उनको। वो भी फुल स्टैक है, वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। तो उन्होंने मुझे समझाई एक बैठ के बात कि हमारे देखो इतने छोटे पैसों के उनको आप कैसे मिले? वो एक्चुअली मेरे उस्ताद थे। उस्ताद आप कह लें, नहीं उस्ताद भी हमें मिलता है ना, जैसे कहीं वही बताता है। मेरे कज़न की वजह से ही उनसे हुई। अच्छा। लेकिन वो मेरे टीचर ही थे। एज अ टीचर के तौर पे उन्होंने मुझे एज अ स्टूडेंट समझाया कि भाई इस काम में थोड़ा मूव हो और अच्छे काम पकड़ो, मतलब खुद से काम करो। और मेरे जो और भी मतलब जो रिलेशन में थे जो लोग जो मेरे साथ उसे खुद से काम कैसे पकड़ते हैं, ये मकसद कैसे होता है? फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम इस तरह स्टार्ट किया कि मैंने फेसबुक पे पोस्टिंग स्टार्ट की। ठीक है। और मैंने बताना लोगों को शुरू किया, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट की। तो उसमें मैंने बताया कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। स्टार्टिंग में टाइम लगा। हमारे व्यूअर्स को भी बता देंगे आप सर्विसेज के बारे में, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे। देखें, अगर मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं और अच्छे लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्लाइंट जब भी आपको काम देगा आपके पोर्टफोलियो को देख कर देगा। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर जगह से काम मिल सकता है। और यकीन जानिए कि स्टार्ट आप किसी भी मतलब अर्निंग से स्टार्ट करें, $200, $500, $1000, यही अर्निंग हर महीने डबल होती रहेगी।
अगर आपका काम अच्छा है। अच्छा, साथ साथ ये है कि अगर जब मैं काम कर रहा था उस वक्त, उस ज़माने में, तो मुझे थोड़े से ट्रबल भी मतलब फेस हुए। ऑब्वियसली ये जर्नी में तो होता है ना, ऑब्स्टिकल्स तो आते ही आते हैं कि थोड़ा सा मसले मसाइल हुए, यार ये कैसे होगा। और फिर पेशेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना। अच्छा, इसको हम जो है कारोबार में ले लेंगे या फिर ये कोई और ही लेकिन कारोबार में भी स्टार्ट में आप तो नहीं, मकसद इसको एज अ कारोबार लेंगे आप। मैं तो एज अ फ्रीलांस ले रहा था, मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल उस वक्त काम कर रहा था। मेरे पास कोई टीम नहीं थी, सही, मेरे पास कोई ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं थे, मेरे पास कोई फ्रंट एंड का बंदा नहीं था, बैक एंड के नहीं थे। मैं कहाँ से, मैं तो सिर्फ सिंगल स्टार्ट कर रहा था। जब मैं काम अपना स्टार्ट किया ना, आप यकीन करें उसी महीने मैंने एक ही महीने में 1 लाख से ऊपर पैसे कमाए। तो मुझे उसी दिन आइडिया हो गया कि अपना काम में फ़ायदा है। और 3 सालों में मैं माशाल्लाह इतना अर्न कर लिया, शायद मैं अगर मैं नौकरी कर रहा होता मैं 10 साल में नहीं कमा सकता था। तो अपने काम में बहुत फ़ायदा है, लिटरली बहुत फ़ायदा है। क्योंकि बेसिकली जब आप कंपनी बन जाते हो ना, क्योंकि आप माशाल्लाह मेरे पास 15 से 20 लोग हैं जो मेरे साथ काम जुड़े हैं, जो सीटेक के साथ एक प्रॉपर फैमिली के साथ जुड़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते यार कि एक बंदे को ज़्यादा मिल रहा है तो दूसरे बंदे को कम मिल रहा है, नहीं। हम लोग का एक बाकायदा पूरा एक सिनेरियो है, उस मतलब एक आप समझ लें फैमिली है, उस फैमिली को कैसे डिवाइड करना है हम इक्वली डिवाइड करते हैं। हम ये नहीं करते कि एक बंदा ज़्यादा रखेगा तो दूसरे कम रखेगा, ऐसा नहीं करते। सही, सबको सबका हिस्सा मिलता है। यही मेरी मतलब आप समझ लें सक्सेस का एक नतीजा है, क्योंकि आप जितना खुद कमा रहे हो कि आप दूसरे वाले को भी इक्वली आप डिवाइड करोगे जो आपके साथ काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, मेरा बहुत अच्छी बात है। अम्मार भाई, आपसे हमने आज सीखा है बहुत कुछ और हमारे व्यूअर्स ने भी सीखा होगा। तो मैं हमेशा से चाहता था कि हम एक टेक पे ऐसी वीडियो करें जो कि बन चुकी है, और मुझे लगता है व्यूअर्स आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी पे हम इख्तिताम करेंगे इसका, और आप लोग हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा और TBS देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।